अब मुद्दा ये है कि स्पीड ऑफ लाइट को c शब्द से ही क्यों डिनोट किया गया, वाई नॉट s, वाई नॉट l? तो ये सारे ऑर्गेनल्स हैं जो कि कहां पाए जाते हैं, हमारे इस साइटोप्लाज्म के अंदर। जब आलू कट करते हो तो उसमें से व्हाइट व्हाइट लिक्विड जो निकलती है ना, वो वही स्टार्च है, वो ल्यूकोप्लास्ट है एक्चुअल में। दोनों के दोनों कनेक्टिव टिश्यू ही हैं। इट जस्ट डिपेंड अपॉन द टेक्सचर। क्यों? क्योंकि एक लिक्विड नेचर का और एक सॉलिड हार्ड नेचर का है। जैसे कि एक डोंकी और एक हॉर्स, वो नेचुरली इंटरब्रीड तो कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चा पैदा होगा वो होगा म्यूल, खच्चर। वो खच्चर कभी भी फर्टाइल नहीं होता है। तो भाई अर्थ भी तो क्या एक सॉलिड है, सॉलिड चीज को जब भी धूप पड़ेगी, गर्मी होगी, तो ये भी तो हीट अप होने लगेगा। साइंस की किताब अब चेंज हो गया, आप सबको पता होगा, और क्लास 9th की जो नई किताब है अब उसका नाम हो चुका है एक्सप्लोरेशंस। और साइंस की किताब क्लास 9th की जो एनसीईआरटी की थी उसको अब हम लोग नए सिरे से एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो भी नई किताब है उसमें क्या नए एडिशंस हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल से आज चर्चा करेंगे। आज के एक वीडियो से ये क्लास 9th के यूपीएससी पर्सपेक्टिव के साइंस के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको आज हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड क्लास 6, 7th एंड 8th एनसीईआरटी बड़ी डिटेल में यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए, वो सब कुछ हम लोगों ने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हमारी बारी है क्लास 9th के बारे में। क्लास 9th का जो ये नया किताब है, ये तुम देख सकते हो, ये अब ये नई एनसीईआरटी है हमारे लिए, क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी। और इस न्यू एनसीईआरटी का नाम है भाई एक्सप्लोरेशंस, एंड डेफिनेटली वी विल एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स टुडे। और इस एक्सप्लोरेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले बता देता हूं कि इस क्लास में जितने भी आपको पीडीएफ्स वगैरह जो भी इस क्लास की होंगी वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर विथ अस योर यूपीएससी प्रिपरेशन, तो फिर आप आ जाओ हमारे साथ में। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही मीडियम्स में अभी अवेलेबल है प्रारंभ 2029, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा लिंक दिया हुआ है। तो बिफोर वी बिगिन, आपको बाकी का अगर कोई डाउट होता है तो आप यहां पर आ सकते हो, मेरे से बातचीत कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, तीनों ही चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं। तो इसमें से अभी फिलहाल के लिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। आज के इस चैप्टर में जहां तक हमने क्लास 6, 7, 8 की बात की थी, और हम लोग मोटा मोटा ये बोलते थे कि भाई इस एनसीईआरटी किताब में एक बहुत शानदार बात यह है कि बियॉन्ड द साइंस बात करता है। मतलब इन्वायरमेंट का भी टॉपिक है, ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, और साइंस के भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के तीनों के टॉपिक्स हैं। बट इस बार का जो 9th का क्लास है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। 9th क्लास का जो एनसीईआरटी है वहां पर चेंजेस कहां पर है? अगर मैं तुम्हें बताऊं, सबसे पहला चेंज जो है क्लास 9th के एनसीईआरटी में वो ये है कि ये थोड़ा सा कोर साइंस की तरफ बात करता है अब। और यही हमारे लिए, तुम जो भी बोल दो, इसको अच्छाई बोल दो, बुराई बोल दो, बट कोर साइंस जो है वो कोर साइंस हमारा सिलेबस ही नहीं है ना? क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यूपीएससी में हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होती है। तो हमारा जो यूपीएससी है ना, वो बेसिकली टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ना कि साइंस ड्रिवन है। ज्यादातर सवाल हमारे टेक्नोलॉजी से आते हैं और हम उन्हीं टेक्नोलॉजी को समझने के लिए बेसिक साइंस पढ़ते हैं। लेकिन अब की बार जो कोर साइंस है ना, इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, और यूपीएससी इन न्यूमेरिकल्स को कभी नहीं पूछता है। ये न्यूमेरिकल्स ज्यादातर फिजिक्स के चैप्टर में देखने को मिलेंगे, और भी कुछ कहीं कहीं पर इन्होंने, जैसे केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर्स में इन्होंने न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, और इनफैक्ट एक चैप्टर बायो का है, वहां पर भी आपको छोटा मोटा न्यूमेरिकल मिल जाएगा। तो उनको हमें अवॉइड करना है। वी डू नॉट हैव टू स्टडी अबाउट इट। इस पूरे के पूरे एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो 2-3 चैप्टर्स ही हैं टोटल। वैसे बता दूं मैं तुम्हें कि टोटल ऐसे हमारे पास में इस किताब में 13 चैप्टर्स हैं। इन 13 चैप्टर्स को बहुत डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, जैसे कि तुम देख सकते हो। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लोरेशन इंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। दूसरा है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जैसे कि जो पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर को अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा खास इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, बट स्टिल वी विल ट्राई टू फाइंड आउट 1 और 2 कॉन्सेप्ट जो कि इस चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यहां से भी हम लोग कुछ कुछ बातों को उठाएंगे। दूसरा हमारे पास, तीसरा चैप्टर हमारे पास में टिश्यूज इन एक्शंस। टिश्यूज इन एक्शंस के लिए कुछ बेसिक टिश्यूज जो हमें याद में आ रहा है, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द नीट प्रिपरेशन, बट हाँ डॉक्टर नहीं बनना है, बट स्टिल वी नीड टू फोकस अपॉन कि हाँ टिश्यू के अलग अलग पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। इन सबको जरा हम एक बार देखना चाहते हैं।
चौथा है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। मोशन अराउंड अस में थोड़ी फिजिक्स है बट मोस्टली न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए मोशन चैप्टर को जैसा हम लोगों ने पिछले एनसीईआरटी में पढ़ा था उतना ही है, थोड़ी बहुत एक आधे इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिलेंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, जैसे होमोजेनस, होमोलॉगस मिक्सचर्स जो होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं, उन सभी चीजों को हम थोड़ा यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर आता है हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। तो अगेन मोशन और फोर्सेस दोनों के बेसिस पर न्यूटन्स के कुछ लॉज इसमें दिए हुए हैं इस चैप्टर में। फिर आता है वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स आप सबको पता है कि उतना कुछ हमारे साइंस में ऐसा पार्ट है नहीं, बट स्टिल इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स हैं, इसीलिए ये पार्ट, ये चैप्टर को हम शायद स्किप कर देंगे। फिर आता है जर्नी इनसाइड द एटम। इनसाइड द एटम की जब भी हम बात करते हैं तो हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड मॉडल यहां पर दिया नहीं हुआ क्योंकि अभी इस क्लास के लिए बहुत छोटा है स्टैंडर्ड मॉडल को समझाना। हालांकि हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि स्टैंडर्ड मॉडल पढ़ सकें, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस किताब के हिसाब से 9th क्लास के बच्चे स्टैंडर्ड मॉडल नहीं पढ़ सकते। बट फिर भी इनसाइड द एटम बहुत बेसिक सी बातें जो भी होती हैं उनको हम जरा एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर, अगेन वेरी बेसिक चैप्टर, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। साउंड वेव्स, इस चैप्टर में एज सच बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है। फिर ना रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कॉन्टिन्यूस, और इस वाले चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो इसमें सारे प्रकार के रिप्रोडक्शंस जो भी हैं वो हम ऑलरेडी क्लास 8th में वाली किताब में पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद पैटर्न्स इन लाइफ, डाइवर्सिटी इन क्लासिफिकेशन। इन पैटर्न्स को हम जरा देखेंगे, दिस इज मोर टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट पार्ट, ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट का सेक्शन लेके आता है। और दूसरा हम पढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट, अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, ये थोड़ा सा हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है, तो हम इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे। तो मोटा मोटा देखा जाए ना तो हमारे पास में जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो है 12, 13, और इसके पहले जो तुमने ऊपर ऊपर से ये वाले चैप्टर्स पढ़े थे, एक तो चैप्टर नंबर 2 द सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने पहले कलेक्ट कर रखी है, बट स्टिल वी वुड सी द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, और कुछ टिश्यूज की बात करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इस पूरे चैप्टर के। हम लिखते हैं कि यहां पर जो 13 चैप्टर्स हैं इसमें से जो मोस्टली चीजें हमें ले जानी है वो आती है ज्यादातर बायो से, वो आती है ज्योग्राफी से, और कुछ पोर्शन आता है एनवायरमेंट का। अगेन एस टोल्ड की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो इस पार्ट में है वो न्यूमेरिकल ड्रिवन है, और इस पार्ट को हमें बहुत अच्छे से नहीं करना है, यूपीएससी ये सब नहीं पूछता है। तो थोड़ा लॉजिकल होके हम जरा बिना अपना पेशेंस खोए हुए और हम सबसे पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। पहले चैप्टर में अगर हमसे कोई पूछता है कुछ इंफॉर्मेशन है ऐसी जिसको कि हमें पढ़ने की जरूरत है, तो इसमें बहुत सिंपल सी बातें हैं, जैसे कि इसमें बहुत सिंपल सी बात है, जैसे चैप्टर का नाम जो है ना कि सेकेंडरी साइंस की एंट्री हो रही है, मतलब कि अब हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट अपना डेवलप करना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब कि जो भी अभी तक हम समझते थे, देखते थे, उन पर हम सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक आइडिया लेके निकल जाते थे, लेकिन नाउ वी हैव टू क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग। जैसे तुम सबको एक बहुत फेमस इक्वेशन पता होगा जिसमें हम लोग लिखते हैं E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। एक्चुअल में इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और करेक्ट करूंगा, E इज इक्वल टू, मतलब मैं करेक्ट कर रहा हूं, ऐसे नहीं, आइंस्टीन गलत नहीं है, आइंस्टीन से ये लिखे हैं, हम लोग उसको प्रॉपर नहीं पढ़ते हैं। तो यहां पर होता है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर होता है। अब इसको क्यों चर्चा कर रहा हूं, ये एनर्जी एकदम से कहां से आ गई? ये बेसिकली जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा एनर्जी और मास का कन्वर्जन, एनर्जी मास कन्वर्जन। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा जैसे कि इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है कि जितना मास लॉस होता है उतना मास कहीं ना कहीं एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके लिए ये सी स्क्वायर है। अब हमारा मुद्दा जो डिस्कशन का है वो सी से लेके है। सी जो है, जब भी हम सी की बात करते हैं तो सी क्या है भाई? ये है स्पीड ऑफ लाइट। अब मुद्दा ये है कि स्पीड ऑफ लाइट को सी शब्द से ही क्यों डिनोट किया गया? वाई नॉट एस, वाई नॉट एल? इसको सिर्फ और सिर्फ सी शब्द से ही क्यों डिनोट किया गया? तो उसके पीछे यह था कि एक भाई साहब हमारे पास में लैटिन वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलेरिटास। सेलेरिटास। तो जब भी स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही थी ना, तो इसको लैटिन शब्द में सबसे पहले बताया गया था। सेलेरिटास का मतलब क्या होता है? ये जो लैटिन शब्द है, दिस इज अ लैटिन वर्ड, और इसका मतलब होता है स्पीड। लैटिन वर्ड जिसका मतलब है स्पीड, और ये जो सेलेरिटास है यहीं से शब्द आता है सी। और तुम सबको पता होना चाहिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक कांस्टेंट है,
जिसको फेमसली हम लोग लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसी को और बेहतर तरीके से लिखना है तो हम लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इस किताब में तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू तक दी हुई है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 299792458 मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है, ये लाइट की स्पीड है, एग्जैक्ट लाइट की स्पीड यही है 299792458 मीटर पर सेकंड। अब हालांकि ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है, बस हमें इतना ही समझना था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए इन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें की हैं जो कि शायद मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। हाँ, क्लास 9th के बच्चों के लिए इस चीज को समझना थोड़ा अच्छा है, क्योंकि जैसे उनका कहना है कि भाई देखो, यू नीड टू ब्रेक द मिथ, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे जो होते हैं थोड़े छोटे होते हैं। बचपन में जब हम लोग भी थे तो मम्मी बोलती थी कि यार देखो अब सूर्य ग्रहण लगने वाला है, भाई सूर्य ग्रहण से पहले सब लोग खाना वाना खा लेंगे, सूर्य ग्रहण के टाइम जो है वो कोई भी खाना नहीं खाएगा। तो इसमें ये बात लिखा गई है और साफ साफ बताया गया कि भाई देखो सूर्य ग्रहण बेसिकली क्या है, एक शैडो है, और शैडो बेसिकली जब अर्थ पर पड़ता है तो क्या खाने के न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं, क्या जो खाना है वो बिल्कुल अलग तरीके से खराब हो जाता है। हम बोल रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। शैडो में अगर चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो लेट्स हैव दी शैडो, हम उसको कुछ किसी खाने को 10 मिनट के लिए शैडो में रख के देख लेते हैं भाई कि कुछ अगर खराब होना होगा तो देख लेंगे। बट कुछ ऐसा मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला, तो इसका मतलब साफ है बिल्कुल कि भाई हमारे लिए ये जो E = mc² या फिर जो हम साइंटिफिक चीजें पढ़ते हैं, इसका एटलीस्ट प्रूफ है हमारे पास कि हाँ ये एनर्जी और चेंज इन मास का कन्वर्जन है। लेकिन ऐसे सोलर इक्लिप्स में खाना खराब होता है, इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। When the scientific explanation is not there with us, हमारी जो रेशनैलिटी है उस चीज को लेके वो हमेशा क्वेश्चन करती है कि भाई ये सही नहीं है, फिर तो ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये मिथ हो सकता है। तो इसीलिए वो मिथ ब्रेक करके साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना चाहता है। इस चैप्टर का मोटा मोटा जो अंदाजा है ना वो यही है। इसके बाद जो हमारा बेसिक चैप्टर स्टार्ट होता है ना, वो बेसिक चैप्टर बेसिकली हमारा सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ से स्टार्ट होता है। इसकी बहुत सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी की थी। उन सब चीजों को एक बार जरा समझते बूझते हुए हम लोग एक बेसिक आइडिया लेना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक मतलब एक आइडिया देना चाहता हूं कि भाई कितना क्या छोटा कैसे होता है। इसके बारे में शायद मैंने तुम्हें साइज ऑफ द एटम पहले भी बताया है। इफ यू रियली वांट टू हैव द आइडिया ऑफ साइज ऑफ द एटम, तुम इसको इस प्रकार समझ सकते हो, शायद मैंने इसको पहले भी तुम्हें समझाया है, बट लेट्स हैव दिस। अगर एक चींटी है तो तुम इसको अगर इसके 10 लाख पीसेस कर देते हो तब तुम 1 नैनोमीटर के बराबर पहुंचते हो। जब तुम इस एक चींटी को छोड़ो, तुम अब अपना हेयर स्ट्रैंड ले लो और उस हेयर स्ट्रैंड का विड्थ जो होता है ना, उस विड्थ को 1 लाख बार कट करो, तब जाके तुमको 1 नैनोमीटर मिलेगा। मतलब कि हमारा जो ये बाल है इसको अगर हमने ऐसे तोड़ा और ये तोड़ने के बाद अगर इसको जब हम ऐसे पकड़ते हैं ना तो इसको ऐसे ऐसे नहीं कट करना है, ऐसे ऐसे नहीं कट करना है, इसको बगल बगल काटना है ऐसे। तो अगेन अगर इसको हमने ऐसे किया है तो इसको हम क्या कर रहे होंगे, हम इसको ऐसे ऐसे कट करेंगे। ठीक है भाई, तो इसको ऐसे कितनी बार कट करना है, 1 लाख बार कट करना है, तब जाके हमें 1 नैनोमीटर मिलेगा। हमने कहा यार भाई बहुत ज्यादा हो गया भाई, ये तो कोई बात नहीं, लेट्स हैव दिस। हमने बोला कि ठीक है भाई, हम पढ़ते हैं अब एक रेड ब्लड सेल के बारे में। रेड ब्लड सेल जो कि हमें हमारी नेकेड आई से दिखता भी नहीं है, बट अगेन वी आर सेइंग कि भाई देखो इस रेड ब्लड सेल के कम से कम नहीं तो 10,000 टुकड़े करेंगे तब जाके हमें 1 नैनोमीटर मिलेगा। अच्छा ठीक है भाई, व्हाट एल्स। हमने कहा अगर हमारे पास मान लेते हैं कोई एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, पुराने जमाने के सेल्स होते हैं। अगर इसको भी तुम अगर लेते हो तो इसका भी कम से कम नहीं तो 1000 पीस तो करना ही पड़ेगा, तब जाके तुम 1 नैनोमीटर पर पहुंचोगे। और इनफैक्ट अगर तुम एक वायरस की बात करते हो तो तुमको कम से कम इसके 100 टुकड़े तो करने ही पड़ेंगे। अरे भैया अभी और छोटे पर जाना है, और छोटे पर जाते जाते तुमको रियलाइज होगा कि भाई सबसे पहला जो हमारा एक फंडा है वो है, मान लेते हैं कि हमने एक डीएनए का स्ट्रैंड लिया और उसकी विड्थ की बात कर रहे हैं।
इस विड्थ को भी तुम अगर देखोगे तो 10 टुकड़ों में जब अगर तुम विभाजित करोगे तब जाके तुम्हें 1 नैनोमीटर मिलेगा। और फाइनली अगर हमारे पास में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसका फॉर्मूला सबको पता होगा, C6H12O6, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये पहुंच गया है अब 1 नैनोमीटर पर। लेकिन इस 1 नैनोमीटर में भी तुम देखोगे तो 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम और 6 ऑक्सीजन के एटम है। मतलब अगर हम एटॉमिक स्केल पर जाना चाहें, एटॉमिक स्केल इज, हम बोल सकते हैं कि ये और भी ज्यादा स्मॉल है, और भी छोटा है। एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि इसको अगर हम पिको स्केल पर लेके गए तब शायद जाके हमें मिलेगा। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर्स। बट ये नहीं है, मतलब जितने भी हमने अभी तक ये नैनोमीटर के बारे में बात किया है, ये नैनोमीटर क्या है भाई, ये है 10⁻⁹ मीटर। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो, 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। तो बेसिकली ये तुम्हारे पास में एक फंडा मिला कि अच्छा, जब हम सेल्स की बात करते हैं यार, सेल्स तो बहुत ज्यादा छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एटम जितने छोटे नहीं है, एटम उससे भी खतरनाक छोटा है। तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई, अब इसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप वगैरह बिल्ड करते हैं, और अल्टीमेटली हम लोग को देखते देखते हमें पहले तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप मिलता है। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए तुमने पढ़ा भी होगा कि जो हमारे सामने आए थे रॉबर्ट हुक, वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में ही सेल्स को डिस्कवर किया था सबसे पहले। उन्होंने एक वुडन बार्क के अंदर की जो लकड़ी का हिस्सा, उसके अंदर कुछ देखा, तो उसके अंदर कुछ सेल्स मिल रहे थे, मतलब जेल जैसे कुछ था। लेकिन उसके बाद इन्होंने बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था। धीरे धीरे देखते देखते चीजें आगे बढ़ी, एंड फाइनली वी रीच टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें सिर्फ इतना समझना है कि किसी भी स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग विजिबल लाइट का सहारा लेते हैं हमेशा। विजिबल लाइट मतलब अगर विजिबल लाइट ही हमारे चारों तरफ है तो तुमको मैं भी दिख रहा हूंगा, तुमको बाकी चीजें भी दिख रही होंगी। यहां पर लाइट एमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट एमिशन के बिना हम यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। और इसीलिए यहां पर एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अभी तक जितने भी माइक्रोस्कोप, इवन जो तुम्हारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो माइक्रोस्कोप रखा होता है, जब लैब में हम कोई भी ब्लड सैंपल वगैरह देते हैं, उसके लिए वो लोग जो माइक्रोस्कोप का ऐसे इस्तेमाल करके देखते रहते हैं ऐसे आंखों से, वो सब विजिबल लाइट का ही इस्तेमाल करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इंस्टेड ऑफ लाइट बीम्स, वो इलेक्ट्रॉन बीम्स का इस्तेमाल करता है। और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जहां जहां जिस जिस स्ट्रक्चर्स पर टकराता है, उन स्ट्रक्चर से एक नए प्रकार का इमेज फॉर्म होता है। और उस इमेज का डिटेल इतना ज्यादा भयानक होता है कि हम वी आर एबल टू सी इनसाइड अ सेल। ये जमाना 1665 से आगे बढ़ता 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 हम देखते हैं कि काफी लेट में 1800 समथिंग में हम बात करेंगे, तो उस सिचुएशन में 1960 की बात है शायद, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तब जाके हम लोग को क्लियर होता है कि अच्छा, इतना भाई साहब देरी मिलेगा, तब जाके हम लोग को पता चलेगा। तो यहां पर हम लोग समझते हैं ये 1931 में आया भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तुम देख सकते हो 1665 से 1931 तक कैसा है कि हम इसके यहां पर तो हम सिर्फ सेल्स देख सकते हैं, दैट्स इट। बट यहां पर हम सेल के अंदर हर एक कंपोनेंट को भी देख सकते हैं। तो एक तो चलो ये समझ में आता है अपने को। फिर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल आता है हमारे सामने। यहां पर हम लोग लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। देखो, जब भी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की बात होती है तो यहां पर हमारे सामने सबसे पहले इसको 3 पार्ट्स में हम देखते हैं। एक है हमारे पास में आउटर कवर। इस आउटर कवर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे पास में सेल वॉल, और एक है हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग
प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बुलाते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट आता है वो आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम लोग बोलते हैं इट कंटेन्स ऑर्गेनल्स। देखो जैसा एक सेल, जैसे हम हैं, हमारे लिए भी तो एक कवच है, ये स्किन जो है वो हमारा कवच है, और हमारे शरीर के अंदर जितने भी छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, लीवर है, लंग्स हैं, वैसे ही यहां पर ऑर्गन्स की जगह ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं, और इनके नाम कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास में सबसे पहले हम चलो पढ़ते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये भी रफ हो सकता है, स्मूथ हो सकता है। हम लिख सकते हैं यहां पर गोल्गी बॉडीज को, हम लिख सकते हैं यहां पर लाइजोसोम्स को। लाइजोसोम्स के आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हमें मिल सकता है गोल्गी बॉडी, लाइजोसोम, फिर हम लिख सकते हैं सेंट्रोसोम्स, एक है सेंट्रियोल्स, और एक है वैक्यूल्स। तो ये सारे ऑर्गेनल्स हैं जो कि कहां पाए जाते हैं, हमारे इस साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म जो होता है वो वैसे ही सेल के अंदर का एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और ये भी याद रखना कि जो ऑर्गेनल्स होते हैं दे आर सस्पेंडेड इनसाइड इट, सस्पेंडेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। और फाइनली हमारे पास में आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हमेशा याद रखना कि इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स आवर जेनेटिक मटेरियल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए भाई साहब जेनेटिक मटेरियल का कैरियर माना जाता है, इसी के अंदर सारा का सारा मटेरियल होता है। अब सेल के स्ट्रक्चर को अगर हम समझने लगे तो इसके पहले हमें एक सेल को देखना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर हम लोग ये सारी बातें क्लियर कर पाएंगे। तो अगर हमारे लिए एक सेल की बात अगर हो जाए तो हम लोग बोलते हैं देखो भाई, दो प्रकार के सेल हो सकते हैं हमारे पास में। पिछली बार भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक हो सकता है हमारे पास में प्लांट सेल, ये मान लेते हैं कि हमारे पास में है, ये मान लेते हैं कि ये है अब अपना प्लांट सेल। और यही दूसरे तरफ हम देख सकते हैं कि हमारे पास में एक है एनिमल सेल। कुछ बातें जो कॉमन हैं वो ये हैं कि दोनों के अंदर में ऐसा ही जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इन दोनों के ही अंदर अगर देखा जाए तो इनके जेनेटिक मटेरियल कैरियर हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और इन दोनों के ही पास में एक एक्स्ट्रा कवच भी है, मतलब एक कवच है जिसको हम लोग बोलते हैं या तो ये, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन।
बस एक चीज प्लांट सेल के पास में एक्स्ट्रा होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये वाला आउटर लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। मतलब कि अगर कोई एनिमल सेल हो, कोई प्लांट सेल हो, उसके पास में साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ये तीनों ही चीज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम उसको प्लांट या एनिमल सेल कंसीडर ही नहीं करेंगे, ऐसा भी है। तो इसीलिए अब सेल वॉल की अगर बात हो रही है तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे चीजों से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने लिखा है आउटर कवर में, सेल वॉल। क्या समझते हैं हम सेल वॉल को? कुछ पॉइंट जो कि तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है समझना, वो ये कि सेल वॉल एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है। क्या करता है? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है भाई साहब उसको। सही तुमने देखा होगा ना, पेड़ का तना पतला सही होता है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल ऊपर चला जाता है, उतना पतला तना। तो कैसे है? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। हम बोल सकते हैं इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी। तो रिजिडिटी वगैरह ये सब प्रोवाइड करने का बात करता है, और ये अपने आप में एक प्रकार से हम बोलते हैं कि ये है हमारे लिए फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल क्यों भाई? क्योंकि ये किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशन का आदान प्रदान कर सकता है। फ्रीली परमिएबल हमेशा याद रखना, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिएंट्स। अब इसी के साथ साथ सेल वॉल में हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, चाइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन एटसेट्रा। ये बहुत सारी चीजों से बनता है, बट ज्यादातर चीजें जो हैं वो हमेशा सेल्यूलोज की होती हैं। सेल्यूलोज जो है वो इस पूरे विश्व का सबसे ज्यादा अवेलेबल ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये जो कपड़े देख रहे हो ना, ये क्या है बेटा? ये सब सेल्यूलोज है ना। ये जिस लकड़ी के पेंसिल से अगर तुम लिख रहे हो तो वो सेल्यूलोज है, जिस टेबल पर बैठे वो सेल्यूलोज है, मतलब अगर वो लकड़ी की है तो सेल्यूलोज क्या है? दिस इज दी मोस्ट अबंडेंट मटेरियल, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल लिख लो भाई, ऑर्गेनिक मटेरियल इन दिस वर्ल्ड। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं पेपर, वुड, क्लोथ्स एटसेट्रा, ये सब सेल्यूलोज है और इसी का सेल वॉल बनता है। तो ये तो सेल वॉल की बात हो गई भाई। क्या है हमारा? अच्छा, एक चीज और भी है इसके साथ, एक और खासियत है कि इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स टू गेट अफेक्टेड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस का मतलब अगर तुम्हें ना समझ में आए तो मैंने पहले ही बताया है कि इसका सीधा सीधा संबंध होता है बैक्टीरिया और वायरस से। तो ये बैक्टीरिया और वायरस को घुसने नहीं देते हैं। तो तुम बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि दिस इज फ्रीली परमिएबल, क्यों नहीं घुसने दे रहे? अरे भाई साइज में बहुत वेरिएशन है ना, ये तो समझाया तुमको मैंने यहां पर कि भाई अगर तुम साइज की बात करोगे तो कहां बैक्टीरिया वायरस इतने बड़े 1000, 10, 100, 1000 नैनोमीटर के हैं। एक न्यूट्रिशन जो है वो एक जो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है वो तो सिर्फ 1 नैनोमीटर आ जा सकता है, उसका कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन भाई तुम 100 या 1000 नैनोमीटर की बात करने लगो, 100 गुना 1000 गुना साइज कोई कैसे आ सकता है उसके अंदर में? तो बड़ा ही कॉमन सा सेंस है। लेकिन हाँ ठीक है, ये इस प्रकार से भी हमारे सामने आएगा। दूसरा जो हम लोग बोलते हैं इसी तरीके से, सेल वॉल के बाद आता है अपने पास में सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है बेटा वो होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि ये सेलेक्ट करता है कि इसको कौन से एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स को वापस अपने अंदर लेके जाना है और कौन से एलिमेंट्स को इसको बाहर जाने देना है।
यूजुअली ऐसा नहीं होता है। तुम जैसे चाय की छन्नी लो, और चाय की छन्नी जो है वो तुमने एक बार चाय पूरा बनाने के बाद छाना तो कप में तो चाय चला गया, लेकिन छलनी के ऊपर जो है वो अदरक, इलायची, चाय पत्ती ये सब रह गया। अब तुम किसी भी तरीके से इस चाय पत्ती के छलनी को, जो इसका नेट था, उसको तुम ऊपर कर दो भाई, ऊपर तुम किसी से पुश करो उसको और उसको टिल्ट कर दो। अब की बार वापस से चाय बनाओ और उल्टे वाले छलनी में अब तुम इसको अगर पोर करोगे, बात तो वही आएगी। मतलब तुम किसी डायरेक्शन में आना चाह रहे हो या जाना चाह रहे हो, अगर सेमी परमिएबल है तो वो कुछ चीजों को आने देगा, कुछ चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल ये सिलेक्टेड चीजों को आने देता है और सिलेक्टेड चीजों को बाहर जाने देता है। जो चीजें उसने एक्सेप्ट की, जरूरी नहीं कि वो उसको एज इट इज बाहर करे। तो सेल मेम्ब्रेन इसीलिए सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। और इसका भी अगर हम लोग पूरा ध्यान से देखें तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ना तुमको बाइलिपिड का लेयर दिखेगा भाई। ये क्या बना रहा हूं मैं, ये लिपिड है। दीज आर दी लिपिड्स, और ये बाइलिपिड है, ऊपर नीचे दोनों तरफ है। और इसी में तुमको बीच बीच में कहीं ना कहीं तुमको क्या दिखता रहेगा, तुमको बीच बीच में दिखता रहेगा भाई प्रोटीन, है ना। यहां पर तुमको बीच बीच में दिखता रहेगा प्रोटीन। ये मान लेते हैं कि एक प्रोटीन है। ये क्या है, प्रोटीन है सब। दीज आर प्रोटीन एंड दीज आर दी बाइलिपिड। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। जब भी कोई पूछे कि भाई किससे बना है सेल मेम्ब्रेन, तुम बताओ फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। तो ऐसा कुछ हमारे पास में बाइलिपिड लेयर्स, और इनका पूरा लेयर वैसे ही चलता है। तो सेल वॉल की हमने बात की, सेल मेम्ब्रेन की हमने बात की। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर तुम देखना चाहो तो ठीक है भाई, सेल मेम्ब्रेन अभी के लिए तो इतना ही था। अब हम चलते हैं सेल के इंटीरियर के ऊपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जब भी हम लोग यहां पर अब चल रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा भाई साइटोप्लाज्म, हमें मिलेगा ऑर्गेनल्स, और हमें मिलेगा न्यूक्लियस। यही तो होंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में। बाहरी कवर तो हमने पढ़ दिया, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, एक चीज और भी है कि सेल मेम्ब्रेन जो है इट कैन बी, या फिर इट इज प्रेजेंट इन एवरी सेल्स। जबकि जब हम सेल वॉल की बात कर रहे थे तो हम लिख सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया एटसेट्रा। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिसाब से यहां पर हम देख सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल की हम बात कर रहे थे, तो ये वापस से हम तीनों पर पहुंच जाते हैं, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस। तो चलो ऑर्गेनल्स तो अभी धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे ही, लेकिन यहां पर साइटोप्लाज्म में भी कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन हम कई बार न्यूक्लियस के आधार पर हम लोग सेल्स को डिफाइन करते हैं। सेल्स आर डिवाइडेड। कैसे? हमने बोला एक जो सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, जो यहां पर एक शब्द है
जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैरिया। कैरिया, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो का मतलब हमेशा पुराना से समझना है ना, पुराना मतलब पुराने जमाने का। और इसका जो न्यूक्लियस है वो अनडिफाइंड है, मतलब कि नॉट डिफाइंड। डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब तुम सोचो कि अगर न्यूक्लियस नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा ही नहीं। भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता तो उसके अंदर सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल पाए जाते, लेकिन अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं, तो सेल के अंदर में वैसे के वैसे ही प्लांट्स अब इधर उधर घूम रहे होंगे। इसका एग्जाम्पल अगर तुम देखना चाहते हो तो एक बैक्टीरिया से तुम समझ सकते हो। मान लेते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है, तो तुम इसका जेनेटिक मटेरियल कभी भी किसी न्यूक्लियस के अंदर में नहीं देखोगे। इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही इधर उधर बिखरा होगा, और कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए के फॉर्मेट में, प्लास्मिड के फॉर्मेट में हमें दिखता है। और बाकी जगहों पर हम देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जेली लाइक स्ट्रक्चर इधर उधर सब चल रहा होगा। तो मुद्दा यही है कि अगर ये प्रोकैरियोटिक क्यों है, क्योंकि इसके पास में डिफाइंड न्यूक्लियस है ही नहीं। दूसरा हमारे पास में यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक में हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियस आर वेल डिफाइंड इन द लॉ। सॉरी, लॉ की जगह पर ऐसा लिख दो, न्यूक्लियस आर वेल डिफाइंड इन द सेल। न्यूक्लियस आर वेल डिफाइंड इन द रूल्स रेगुलेशन, हम लिख रहे थे, लॉ लिखना सही नहीं है, इन द रूल्स रेगुलेशन और डिफिनेशन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस आर वेल डिफाइंड का मतलब है कि इसके पास में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस होगा तो ऑल द जेनेटिक मटेरियल्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस। All the genetic materials are placed inside the nucleus. अब इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे अभी, वो भी हम पढ़ेंगे, बट मोटा मोटा हमको ये समझ में आ गया कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल कैसा है, उसके आधार पर हम लोग किसी भी सेल को प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक बुला सकते हैं। नाउ आई होप कि दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ लेट्स मूव अहेड, और अब हम लोग थोड़ा सेल के इंटीरियर पर चलते हैं। What we are going to study is cell interior. इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या खास बात है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि यहीं पर एनर्जी प्रोडक्शन होता है। हर एक सेल के अंदर में, लगभग सभी सेल्स के अंदर में हम लोग बोलते हैं ऐसे 800,000 माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। और बेसिकली तुम ये भी बोल सकते हो कि भाई इतने सारे माइटोकॉन्ड्रियाज, और हमारे पास में सेल्स कितने होते हैं सर? सेल्स होते हैं बेटा हमारे पास में लगभग लगभग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज द फूड वी ईट and the oxygen we inhale reaches this cells mitochondria, और वो उसको इस रिएक्शन में कन्वर्ट कर देता है। और इस रिएक्शन में जो एनर्जी है उसको हम लोग मेजर करते हैं एटीपी में। ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, ये एक प्रकार से लग नहीं रहा कि सेल ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, एंड हेल्स दिस इज टर्म एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हम लोग इसी को लिख सकते हैं
ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, हम इसी को लिख सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, कुछ भी लिख सकते हो। जो इसकी खासियत है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, इट लाइज विद द फैक्ट कि इसके अंदर में एक छोटा सा डीएनए पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, है ना। इसको क्या बोल रहे हैं आप लोग? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब याद रखना कि जो ये स्मॉल अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, ये इसी से ये जो पूरा का पूरा ऑर्गेनल है जो हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इट एक्ट्स एज अ सेमी ऑटोनोमस, है ना। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई ये हमारे लिए है सेमी ऑटोनोमस। है क्यों है भाई सेमी ऑटोनोमस? इसके पास छोटा दिमाग पहले से है ना, डीएनए कहीं पर भी पाया जाएगा तो इट सिंबलाइजेस द ब्रेन और द कमांड थ्रू विच इट कैन वर्क ऑन इट्स ओन। सारे फंक्शन नहीं, बट हाँ बहुत सारे फंक्शंस ये खुद ब खुद करना स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे जब डिवाइड होता है तो ये खुद ब खुद बट जाता है दो सेल्स के अंदर में। अब जरा हम इसके आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम लोग को एक चीज समझ में आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम लोग यहां पर नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और प्लाज्मिड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि क्रोमोप्लास्ट, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट, एटसेट्रा। बहुत सारे तरह के, सबके अंदर में क्या है भाई, प्लास्टिड्स है। और इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है भाई? इनका बेसिक फंक्शन होता है टू गिव कलर एंड फोटोसिंथेसिस। ये सारे के सारे काम क्या करते हैं? टू गिव कलर एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब तुम ये बताओ कि जब भी हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो हो क्या रहा है? हम बोल रहे हैं भाई फोटोसिंथेसिस करने के बेसिस पर हमारा फूड प्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो है वो पौधों को खाना बनाने में हेल्प कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से, और डेफिनेटली कलर्स देते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल, मतलब ये भी तुम समझना कि दे कंटेन्स पिगमेंट। ये सारे के सारे क्या करते हैं? हम यहां पर लिख सकता हूं कि दे कंटेन्स पिगमेंट। तुम बोलोगे अरे नहीं सर, ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट नहीं होता है। हाँ नहीं होता है, कोई बात नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया ल्यूकोप्लास्ट में नो पिगमेंट एंड हेंस ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। ल्यूकोप्लास्ट का बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारे पास में क्या? स्टार्च। जब आलू कट करते हो तो उसमें से व्हाइट व्हाइट लिक्विड जो निकलती है ना, वो वही स्टार्च है, वो ल्यूकोप्लास्ट है एक्चुअल में। तो ये तो हो गया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बाद अब हम लोग तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं अपना, नेक्स्ट आता है राइबोसोम्स। अरे एक चीज तो बताना ही भूल गया कि यहां पर भी तुमको एक पीटीडीएनए मिलता है। ये क्या है भाई? ये है प्लास्टिड डीएनए। प्लास्टिड डीएनए और पीटीडीएनए की जब भी हम बात कर रहे हैं तो पीटीडीएनए बेसिकली हमारे लिए हम यूं बोल सकते हैं, पीटीडीएनए मतलब कि हम ऐसा बोल रहे हैं पीटीडीएनए जो है वो भी इसके प्रेजेंस होने की वजह से प्लास्टिड भी क्या हो गया है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बन गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना। तो ये क्या हो गया? अपना प्लाज्मिड का खेल हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर हम लोग लिखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, और
इसी के साथ एक और भी चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, एक चीज और राइबोसोम के बारे में बताना भूल गया कि राइबोसोम जो है वो बेसिकली कहां से प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग लिखते हैं कि इट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड न्यूक्लियस बाय, न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स को बनाता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, हम बोलते हैं कि इट प्रोवाइड्स सरफेस। किसको भाई सरफेस प्रोवाइड करता है? सरफेस टू ये ऊपर राइबोसोम्स को, टू सिंथेसाइज प्रोटीन। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बोल रहे हैं कि भाई ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है किसकी? राइबोसोम के, हेंस ये भी एक तरीके से हेल्प करता ही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो अगेन जो ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, दिस इज फॉर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर यही चीज मैं स्मूथ के लिए बताऊं, स्मूथ के लिए अगर मैं बताता हूं तो भाई स्मूथ जो है वो है हमारे लिए कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स वही जो अभी सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा था, वही लिपिड्स। लिपिड्स, देयर आर सर्टेन स्टेरॉइड्स, मतलब कुछ हार्मोन्स वगैरह होते हैं, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करता है। फिर 5वें नंबर पर यहां पर आता है हमारे पास में गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज जो है ना वो बेसिकली करता क्या है, जितने भी प्रोटीन बनते हैं ना हमारे यहां पर, ये सारे के सारे प्रोटीन जो होते हैं दे हैव टू रीच समवेयर। अब वो टू रीच समवेयर इन इट नीड्स टू बी पैक्ड, इट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड एट सर्टेन प्लेसेस। तो गोल्गी बॉडीज वही काम करता है। इसका काम जो है वो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड है। और इसका एक और काम होता है टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू सम टॉक्सिन एंजाइम्स। और टॉक्सिन एंजाइम जिसकी बात हम कर रहे हैं ये और कोई नहीं बल्कि ये है हमारे लिए लाइजोसोम्स। सिक्स्थ, जिसको कि हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, है ना। अब इसके बाद हम लोग 7वें नंबर पर लिखते हैं सेंट्रोसोम्स, सेंट्रियोल्स। they both helps in सेल डिवीजन। देखो जब भी सेल डिवाइड होता है, जैसे हम सभी लोग क्या थे शुरुआती दौर पर, एक पर्टिकुलर सेल थे जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक सिंगल सेल। क्या बोलते हैं भाई इसको? एक सिंगल सेल को हम लोग बोलते हैं जाइगोट। हम लोग सबसे पहले जाइगोट ही तो थे, और जाइगोट से देख रहे हो आज जीते जागते भाई सब चलते फिरते इंसान बन चुके, ट्रिलियंस ऑफ सेल है हमारे पास। ये एक सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में बना कैसे? ये डिवाइड हो होके बने हैं। और सेल डिवीजन के दो प्रोसेस होते हैं, सेल डिवीजन के दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है हमारे पास में माइटोसिस, और एक होता है हमारे पास में माइटोसिस और मेयोसिस। अब दोनों का मतलब समझ लो। माइटोसिस जो होता है वो बेसिकली हमारे नॉर्मल सेल्स में होता है,
नॉर्मल सेल्स में होता है, जिसमें से कोई भी एक सेल है अगर, तो वो डिवाइड होके अपने जैसे दो सेल्स बना देता है। और यही वो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी जैसे बचपन से लेके अभी तक, यार हम वही छोटे नन्हे बाबू तो है नहीं, है ना। अब हम तो, अरे सोना बाबू नहीं, अपने वाले, हम वैसे बाबू तो है नहीं, अब तो हम सब लोग बड़े हो चुके हैं। तो मतलब हमारा जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि एटम्स अपना साइज बढ़ा दिए होंगे, ऑर्गेनल्स अपना साइज बढ़ा दिए होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रोथ का मतलब यह है कि एक सेल दो सेल में ऐसे डिवाइड होके गए होंगे। सिमिलरली हम बोलते हैं अपने मियोसिस के लिए भी, मियोसिस जो होते हैं ना, वो हमेशा और हमेशा गैमेट सेल्स में होते हैं। गैमेट सेल्स को हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं। और बात हो स्पर्म प्रोडक्शन की या फिर एग प्रोडक्शन की, इन दोनों में क्या होता है, गैमेट सेल्स का ही इस्तेमाल होता है, मतलब मियोसिस होता है। यहां पर क्या होता है कि जो भी एक सेल है वो अपने आप को हैप्लॉइड्स में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि आधा क्रोमोसोम इधर और आधा क्रोमोसोम इधर। तो हम लोग बोलते हैं दीज आर दी हैप्लॉइड्स। हैप्लॉइड्स। तो ऐसे सेल डिविजन्स में हेल्प कौन करता है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। हमारे पास में आखिरी जो बचता है वो है हमारे पास में 9th नंबर पर हम लिखते हैं वैक्यूल्स। क्या होते हैं भाई, हम बोलते हैं ये है हमारे लिए एम्प्टी स्ट्रक्चर इनसाइड सेल। बहुत सारे साइंटिस्ट इसको मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं, काफी सारे हैं, जो इस बात को मानते हैं कि भाई वैक्यूल भी एक प्रकार का ऑर्गेनल है। और सिंपल सी बात है कि इट एक्ट्स लाइक अ स्टोरेज सैक, जिसके अंदर में तुम चाहो न्यूट्रिशन भी स्टोर कर सकते हो, ग्लूकोज भी स्टोर कर सकते हो। न्यूट्रिशन हो गया, ग्लूकोज हो गया, इसके अलावा वेस्ट भी तुम इसमें स्टोर कर सकते हो। कोई भी चीज जो कि सेल के काम का नहीं है वो वैक्यूल में चले जाते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि जो वैक्यूल होते हैं, प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल्स में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। और ऐसा यूं इसलिए होता है, प्लांट सेल्स में हम बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, और यहां पर कई बार up to 90% of the volume of the cell is vacuoles। और ऐसा भी नहीं कि ये प्लांट सेल के अलावा एनिमल सेल में पाए ही नहीं जाते, पाए जाते हैं, लेकिन छोटे और कम। एनिमल सेल में ये प्रोमिनेंट नहीं है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट स्मॉल इन नंबर्स एंड साइज एज वेल, नंबर्स एंड साइज। ऐसा 90% कुछ नहीं होगा, छोटे छोटे होंगे, बहुत सारे होंगे। तो ये है हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनल। ऑर्गेनल का पूरा फंडा जो है वो हम लोगों ने समझा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, माइटोसिस, मियोसिस, ये सारी चीजें हम लोगों ने लाइन से इसमें देखने की कोशिश की। अब इस किताब में एक और चीज बहुत ही अच्छी लिखी गई है। इस किताब में वैसे तो तुम डायग्राम वगैरह देखते रहना, जब भी ये लेक्चर पब्लिश होगा तो मैं एनसीईआरटी को भी एक बार अपडेट कर दूंगा तुम्हारे लिए, तो तुम वहां से भी थोड़े साथ के साथ में चीजों को देखते हुए चल सकते हो। अब यहां पर हम लोग बोलते हैं कि एक है अपने पास में सेल थियरी। सेल थियरी जो है
एक स्क्लाइडेन थे, मतियास स्क्लाइडेन, और दूसरे आगे आते हैं थियोडोर श्वान। तो स्क्लाइडेन एंड श्वान ने इस चीज को दिया। बाद में एक और लाइन जो है वो ऐड करने के लिए एक और लोग आ गए थे। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई मेजरली जो सेल थियरी है वो कौन दे रहा है। यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहले सेल थियरी। सेल थियरी स्क्लाइडेन एंड श्वान, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई देखो सेल थियरी के दो पोस्टुलेट्स हैं। पहला, हमें पता है ऐसा कुछ बहुत 30 मार्का वाला बात नहीं करेंगे, हम ऐसा लिखेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। दूसरे नंबर पर हम ये लिख सकते हैं कि द सेल्स आर द बेसिक structural block. The cells are the basic structural block of structural block कह दो structural block and living component, sorry, structural and functional block of living component। लेकिन बाद में एक और पर्सन आए और उन्होंने रडोल्फ वर्चाउ थे, उन्होंने इसको फर्दर एक्सटेंड किया। ऐसा लिख सकते हैं कि थर्ड पोस्टुलेट वाज एडेड बाय वर्चाउ। तो वर्चाउ जो थे उन्होंने क्या बोला भाई कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे माइटोसिस मियोसिस का, कि ऑल सेल्स derive from its प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। है ना, सिंपल सा है। ये तीन पोस्टुलेट्स जो है ये सेल थ्योरी के अंदर में आता है। मोटा मोटा इस चैप्टर का जो मेजर क्रक्स था वो हमने पढ़ने की कोशिश की, और हमारे हिसाब से ये सारा का सारा चीज जो है वो मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर आता है वो है हमारा इसी से रिलेटेड टिश्यूज इन एक्शंस। देखो हमारे पास में बहुत सारे प्रकार के टिश्यू होते हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब टिश्यूज इन एक्शंस की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले इस चीज को इस प्रकार से लिखेंगे कि भाई देखो हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं, इन सेल्स को मिलाकर बनता है हमारा क्या? टिश्यू। इन टिश्यूज को मिलाकर हमारा बनता है क्या? ऑर्गन्स। और इन सभी ऑर्गन्स को सही तरीके से मिला दिया जाए तो बनता है ऑर्गेनिजम्स। और यहां पर जब हम बात कर रहे हैं किसकी? टिश्यूज की बात कर रहे हैं, तो टिश्यूज जो है वो समझ में आना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, प्लांट सेल्स हैव द टेंडेंसी टू इंक्रीज इट्स लेंथ। Plant cells have tendency to grow in length। एनिमल सेल लेंथ में नहीं बढ़े हो सकते भाई, वो फिक्स है। लेकिन प्लांट देखा होगा तुमने, वो जब चना को तुम भिगो के रख दो वो भी अंकुरित हो जाता है, और उसकी जो जड़ें हैं वो व्हाइट कलर वाली वो और ज्यादा बड़ी दिन पर दिन होती जाती हैं। तो वही है अपने लिए।
इस बुक में जो तुम्हारे लायक एक बढ़िया एग्जाम्पल है कुछ, वो मैं बस देख लेता हूं कि कुछ है और जो हमसे छूट रहा हो। अब हमारे पास जो टिश्यूज होते हैं उसमें ही एक बहुत ही प्रोमिनेंट फंक्शन है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू के नाम पर हमारे पास एक साइड आता है ब्लड और दूसरा साइड आता है बोन्स। दोनों के दोनों कनेक्टिव टिश्यू ही हैं। इट जस्ट डिपेंड अपॉन द टेक्सचर। क्यों? क्योंकि एक लिक्विड नेचर का और एक सॉलिड हार्ड नेचर का है। तो ब्लड के अंदर अगर हम लोग देखते हैं ना, तो ब्लड में 55% जो है वो प्लाज्मा है और इसका भी 90% जो है वो वाटर है। दूसरे नंबर पर हम लोग लिखते हैं 45% में। इसके अंदर में अगर देखोगे तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इसमें भी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो आरबीसी जो होता है वो लगभग लगभग 44% होता है और ये दोनों मिलाकर 1% होते हैं बस। पूरे ब्लड के कंपोनेंट की हम बात कर रहे थे। और इसके साथ ही साथ जो हमारे पास में बोन्स होते हैं, भाई बोन्स का तो पूरा स्ट्रक्चर ही अलग है। तो हम बोल रहे हैं कि भाई देखो, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो भी काफी हद तक काम आ जाते हैं हमारे लिए। इस चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट है, बस मैं देख लेता हूं एक बार। नहीं, एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक, हाँ, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक कॉन्सेप्ट की जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पर टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी ये दिया हुआ है तुम्हारे बुक के एक्सरसाइज वाले पोर्शन में। अगर तुम जाओगे ना, तुम्हारी नई वाली किताब में टोटीपोटेंसी भी दी हुई है। क्या है इसका मतलब? बहुत सिंपल सा है। इसका मतलब है कि एबिलिटी, अच्छा सबसे पहले टोटीपोटेंसी किसके कॉन्टेक्स्ट में हम लिख रहे हैं, ये तो हमने लिखा ही नहीं यार। टोटीपोटेंसी जो है हम लिख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू अ सेल। ठीक है भाई, एक सेल के ऊपर जांच पड़ताल होगी तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई टोटीपोटेंट है कि नहीं, पता चल जाएगा। तो हम बोलते हैं इट हैज द एबिलिटी टू रीजेनरेट, टू रीजेनरेट itself, ability to regenerate itself into any type of cells। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो टोटीपोटेंसी जो है वो हमारे लिए किसी भी प्रकार के सेल्स में अगर कन्वर्ट हो सकता है, तो उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर हमें किसकी बात करनी पड़ेगी भाई? जाइगोट की। जाइगोट सेल्स जो होते हैं वो 1 से 5 दिन तक अपनी टोटीपोटेंसी मेंटेन रखते हैं। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट फेज आता है और सेल के डिवीजन बहुत ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई होने लगता है। तो यहां तक अभी तक हमें समझ में आ गया कि भाई ठीक है, टोटीपोटेंसी का मतलब है रीजेनरेट कर सकता है किसी भी प्रकार के सेल्स में। मतलब कि अगर बोन का सेल है तो बोन का सेल अपने आप में मसल के सेल्स में बदल जाएगा। ये सब किससे पॉसिबल है? ये सब और सिर्फ और सिर्फ इंसानों या जानवरों में नहीं, बल्कि प्लांट्स में भी होता है। तो हमेशा याद रखना कि टोटीपोटेंसी जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट आए तो वो दोनों के दोनों जगहों पर काम आए। अभी जो टोटीपोटेंसी हम बात कर रहे हैं ना, इसको हम लोग कहां पढ़ेंगे पता है? हम जब टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं और उसमें स्टेम सेल थेरेपी पढ़ते हैं ना, उसमें आता है टोटीपोटेंसी। तो यहां पर हम लोग टोटीपोटेंसी की बात करते हैं। अच्छा, जब भी रीजेनरेट इटसेल्फ इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स है ना, तो हम इसको लिखते हैं कि दीज सेल्स आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर।
जैसे टोटी जाइगोट सेल है, जाइगोट सेल फ्यूचर में चल के हार्ट सेल में बदल गया, भाई हार्ट सेल का अपना काम है ना, ये लीवर सेल में बदल गया तो लीवर सेल का अपना काम है ना। तो ऐसे ही ये जाइगोटिक सेल जितना ज्यादा डिफरेंशिएट होता जाएगा वो उतना ज्यादा स्पेसिफिक फंक्शन अचीव करता जाएगा। अब हम आते हैं अपने चौथे चैप्टर पर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। कुछ खास चैप्टर है नहीं है मोशन अराउंड अस इसमें, फिर भी चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है ये। इसमें है कि भाई देखो स्ट्रेट लाइन में कुछ मोशंस होते हैं, कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की है नहीं। इस चैप्टर की पूरी न्यूमेरिकल्स हैं, इसको हम स्किप कर रहे हैं, इसको तुम्हें भी नहीं पढ़ना है, डोंट वरी। हम आते हैं एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस। इसमें भी बस एक बात हमें देखना है, इसको काट दो भाई, दिस मस्ट नॉट बी स्टडीड, हमारे काम की नहीं है ये। फिफ्थ चैप्टर देखते हैं एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस। अब इसमें कुछ खास ऐसा पढ़ने लायक हमारे पास में नहीं है, लेकिन हाँ मिक्सचर को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं बस वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में कुछ मिक्सचर्स जो होते हैं वो होमोजिनस मिक्सचर होते हैं और कुछ हेट्रोजिनस मिक्सचर होते हैं। यहां पर हम लोग समझते हैं, इसमें इसको लिखते हैं टाइप्स ऑफ एक होता है होमोजिनस और एक होता है हेट्रोजिनस। होमोजिनस और हेट्रोजिनस में अंतर क्या है कि होमोजिनस को अगर तुम एक बार कोई भी मिक्सचर है उसको मिलाकर तुम छोड़ भी दोगे तो भी काफी टाइम के बाद वो कभी भी सेटल डाउन उसके पार्टिकल्स नहीं होंगे, वो वैसे का वैसा ही होगा। बेस्ट एग्जांपल है यहां पर मिल्क। मिल्क में अगर एक चम्मच चीनी घोल के रख दोगे और कभी भी देख लो तो उसमें से चीनी कभी नीचे नहीं बैठ रहा होगा। लेकिन ये अगर हेट्रोजिनस है तो जो भी हैवी पार्टिकल्स होंगे heavy particles will settle down at the bottom, settle down at the bottom। जैसे ही हमने हेट्रोजिनस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दिया तो जो उसका भारी चीज होगा वो सबका सब नीचे बैठ जाएगा। तो अब इसके लिए तुम कैसा एग्जांपल दे सकते हो भाई हेट्रोजिनस मिक्सचर का? तुम बोल सकते हो ऐसे मिक्सचर हैं जो कि टाइम के साथ सेटल होने लगते हैं धीरे धीरे, जैसे मिट्टी वाला पानी तुम बोल सकते हो। ठीक है भाई। अब यहां पर वापस से कुछ न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होते हैं, देख लेता हूं कुछ और फायदा है अपने को पढ़ने का कि नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ भी पढ़ने का अपने पास में बचता है। आगे बढ़ते हैं अपन, इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो अगला चैप्टर है वो है हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। अब वो फोर्सेस वाला जितना चैप्टर है वो सब फिर से किस पर आ गया? न्यूमेरिकल्स पर आ गया, उसको भी हम छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एक चैप्टर जो है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी सिंपल मशीन। तो वर्क एनर्जी फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो है, अब अरे इन सब में कुछ है नहीं यार, एक्चुअल में सारे के सारे न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स हैं। जर्नी इनसाइड द एटम तो स्टैंडर्ड मॉडल हमारे पास में है नहीं, इसलिए हम रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल ये सब कुछ भी नहीं पढ़ेंगे हम, है ना, ये सब इतना कुछ खास नहीं है। अब हमारे पास में जो अच्छा चैप्टर आता है बच्चे वो आता है सीधा सीधा रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कॉन्टिन्यूस। यहां पर भी हम लोग सारा का सारा कहां पढ़ चुके हैं? क्लास 8th में हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा था इस पर। फिर अब आता है इन्वायरमेंट का पैटर्न इन लाइफ, यही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब तुमको लगेगा अरे सर ये क्या किया आपने, लेकिन मतलब यही है, अब मैं तुम्हें फालतू की चीजें पढ़ाऊं और फिर तुम्हारा भी टाइम लॉस हो, कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। और इसीलिए लेट्स स्टडी द नेक्स्ट पार्ट डाइवर्सिटी। मतलब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पैटर्न्स इन लाइफ, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि इंडिया
बायोडाइवर्स नेचर है, बायोडाइवर्स नेशन है कि नहीं? ठीक है भाई, यहां से अगर हम स्टार्ट करें इस चीज को और इस बात को समझने की कोशिश करें, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। यहां पर अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि भाई बायोडाइवर्सिटी क्या है, कोई भी रीजन बायोडाइवर्स है क्या? बायो मतलब हमेशा और हमेशा होता है लाइफ। बायो का मतलब है लाइफ, और लाइफ डिनोट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी ज्यादा वैरायटी है हम लोग अभी के इस टाइम पर देख सकते हैं। इस वैरायटी के अंदर में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में, अच्छा मैं अगर बताता हूं तो यहां पर हम दोनों चीजों को लेते हैं। हमारे पास फ्लोरा भी है, हमारे पास फौना भी है, मतलब फ्लावर्स वाले, प्लांट्स वाले भी चीज हैं, और जानवर भी हैं। एंड फौना क्या चल रहा है? फ्लोरा एंड फौना। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली हमारे लिए ऐसा ही है। अब बायोडाइवर्सिटी जितना ज्यादा होगा उसके हिसाब से हम लोग उसका प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन भी करते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो बायोडाइवर्सिटी है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड के अलग अलग जोन्स को हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया है। हॉटस्पॉट मतलब ऐसे स्पेसेस हैं जहां पर हम बोल रहे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा तो है, बट मेजॉरिटी ऑफ दी जो बायोडाइवर्सिटी है वहां पर अब उसको थ्रेट मिल रहा है। थ्रेट इस हिसाब से ह्यूमन एक्शंस के थ्रेट है, और वो किसी न किसी तरीके से वो अब बहुत ही जल्द हमारा बचने वाला नहीं है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम ऐसे बहुत सारे स्पीशीज को कंजर्व करना चाहते हैं। बायोडाइवर्सिटी हमेशा फ्लोरा और फौना दोनों से डिफाइन होती है। अब यहां पर क्लासिफिकेशन जो है वो थोड़ा अलग डायमेंशन में चला गया है, लेकिन मैं तुम्हें यहां पर थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूं जिसके अंतर्गत हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात कर सके। वो एक बार मैं तुम्हें जरूर से बताता हूं। इस बायोडाइवर्सिटी को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन अगर करें यहां पर, तो हम बोलते हैं कि भाई देखो, बायोडाइवर्सिटी वैसे तो वेरिएबिलिटी है ही है, जितने भी हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं उन सबकी वेरिएबिलिटी की बात हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम हम बायोडाइवर्सिटी को 3 अलग अलग स्टेजेस में डिफाइन कर सकते हैं। ये 3 अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेफिनेशन क्या क्या हो सकती है? हम बोलते हैं कि भाई देखो, सबसे पहला जो डाइवर्सिटी है वो यहां पर, मान लेते हैं इस क्लासरूम में बैठा हुआ हर एक स्टूडेंट है ना, हर एक स्टूडेंट, क्या हमारे बीच में कोई डाइवर्सिटी है? तुम बोलोगे सर पढ़ते तो सारे इंसान के बच्चे ही हैं, गधे के बच्चे तो नहीं दिख रहे यहां पे, तो इसीलिए या फिर स्वयं कोई गधा नहीं दिख रहा, तो इसीलिए है तो सर डाइवर्सिटी तो ना 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 ना। अरे है भाई, यहां की जो डाइवर्सिटी है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब कि मैं तुमसे और तुम किसी और से, हर एक इंसान जेनेटिकली एक दूसरे से अलग है। हमारे अंदर में, हम सभी इंसानों के अंदर में 99.9% जो जीन्स होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब इनके जो सीक्वेंसेस हैं वो सेम है, लेकिन 0.1% तो डिफरेंस है, और उसी 0.1% डिफरेंस में हम सभी लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। हम पहचान सकते हैं ना, ये सोनू है, ये शीतल है, ये मोनू है, राहुल है, ये नेहा है। तो बेसिकली ये सारी चीजें अगर हम बता सकते हैं ना, तो डेफिनेटली ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का पार्ट है। और इसी तरीके से जब हम दूसरे लेवल पर बात करते हैं तब आती है हमारे दूसरे स्टेज की डाइवर्सिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशीज डाइवर्सिटी। स्पेशीज डाइवर्सिटी, सबसे पहले तो तुम्हें यह बताना चाहिए कि हम एक स्पेशीज को डिफाइन कैसे करते हैं। व्हाट इज अ स्पेशीज फॉर यू? देखो, इसके 3 कंडीशंस होते हैं। हम स्पेशीज को बोलते हैं भाई एक ग्रुप ऑफ एनिमल है जिनके पास, या ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा कि दे कैन इंटरब्रीड नेचुरली, मतलब कोई प्रेशर में, कोई कैप्टिव ब्रीडिंग नहीं हो रही है। जैसे क्या है कि पिंजड़े में तुमने एक चीता और एक शेर को बंद कर दिया, अब उनका मेटिंग पीरियड के टाइम पर और कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने आपस में मेट किया, दिस इज कैप्टिव ब्रीडिंग। उनको पिंजड़े में बंद करके तुमने मजबूर किया उनको मेट करने के लिए।
अगर ये खुले जंगल में होते तो कभी ना करते। हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों की मेटिंग हैबिट्स बहुत अलग अलग हैं, इसीलिए नेचुरली इंटरब्रीड करने वाले लोगों को चाहिए। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि दे मस्ट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जैसे कि एक डोंकी और एक हॉर्स, वो नेचुरली इंटरब्रीड तो कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चा पैदा होगा वो होगा म्यूल, खच्चर। वो खच्चर कभी भी फर्टाइल नहीं होता है, वो फर्टाइल, इसीलिए डंकी और हॉर्स भी एक जैसे स्पेशीज नहीं है। तो हम बात कर सकते हैं स्पेशीज डाइवर्सिटी की। इतनी सारी डाइवर्सिटी तो बता दी मैंने, इन कैरेक्टरिस्टिक को जो भी नहीं मिल रहा है वो सारे के सारे स्पेशीज डाइवर्सिटी दिखाते हैं। और तीसरी बात हम लोग बोल सकते हैं, यहां पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही डाइवर्स है। यहां पर हम लोग तीसरे नंबर पर लिख सकते हैं, हमारे पास यहां पर आ सकता है क्या, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये वो डाइवर्सिटी है जो कि एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो एक तरफ है, मान लेते हैं तुम्हारे पास में डिजर्ट इकोसिस्टम। डिजर्ट इकोसिस्टम में बिल्कुल गर्मी होगी ज्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होगी, कैक्टस जैसे पेड़ उग रहे होंगे, रेगिस्तान, बालू, धूल, यही सारी चीजें होंगी। लेकिन उसी जगह पर अगर तुम यहां पर पहुंच जाओ जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो भाई यहां पर तो हरे भरे पेड़, खूब बढ़िया बारिश, डेली बारिश हो रही होगी, एकदम हरे भरे पेड़ होंगे, खूब सारे जानवर होंगे, जीव जंतु होंगे, पेड़ पौधे बिल्कुल अलग तरीके से होंगे। तो डाइवर्सिटी है ना। तो हमारी डाइवर्सिटी जो होती है बायोडाइवर्सिटी, वो बायोडाइवर्सिटी तीन बेसिक क्राइटेरिया, तीन बेसिक स्टेजेस पर इसी तरीके से डिफाइन होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। आई होप तुम्हें डाइवर्सिटी वाला सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। अब यहां से हम लोग इस बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, और हमारा जो अगला चैप्टर है ना, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है हमें समझने के लिए, जो कि काफी हद तक ज्योग्राफी से ओरिएंटेशन रखता है। तो हम जरा अपने 13th चैप्टर पर चलते हैं, जहां पर अर्थ एज ए सिस्टम, एनर्जी, मैटर्स एंड लाइफ करके एक चैप्टर है तुम्हारे पास में। अर्थ एज ए सिस्टम, एनर्जी, मैटर्स एंड लाइफ, ये जो पूरा सिस्टम है हमारे लिए, ये ज्योग्राफी ओरिएंटेशन में है। ज्योग्राफी में बहुत सारी बातें ऐसी तुम लोगों ने शायद पहले से भी सीखी होंगी, बट हाँ, चूंकि हम इस एनसीईआरटी को वाइंड अप कर रहे हैं, तो इसीलिए इस एनसीईआरटी में यूपीएससी से रिलेवेंट हर एक चीज को हम लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम लोग एक बात समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग अर्थ को अगर डिफाइन करते हैं कि ये अर्थ जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो यहां पर सबसे पहला पार्ट जो आता है हमारे पास में, वो आता है, हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, जियोस्फीयर। जियोस्फीयर जो होता है वो बेसिकली हमारे लिए सॉलिड रॉक्स, लैंडफॉर्म्स जितने भी हैं उनको लेके आगे बढ़ता है। सॉलिड रॉक्स या लैंडफॉर्म्स जो होते हैं, मतलब जमीनी हिस्सा जो होता है, जिसको हम लोग टेरेस्ट्रियल लैंड बोलते हैं, वो हिस्सा है। दूसरा यहां पर आता है हाइड्रोस्फीयर। अच्छा, कई बार इस जियोस्फीयर को हम लोग लिथोस्फीयर भी लिखते हैं, याद रखना इस बात को। तो हाइड्रोस्फीयर में सारे के सारे जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो सब आ सकते हैं इसके अंदर में। तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास में एटमॉस्फेयर, मतलब कि अर्थ की जमीनी सतह से ऊपर अगर हम उठते हैं तो हमारे पास में अलग अलग लेयर्स आते हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। इन सभी में हमारे एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशंस होते हैं कुछ गैसियस एलिमेंट्स के। इन गैसियस एलिमेंट्स के साथ ऑफ कोर्स यहां पर सॉलिड और लिक्विड की चीजें भी होती हैं, जैसे कि इसमें ह्यूमिडिटी लिक्विड जैसा कंटेंट है, सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स इसमें सॉलिड जैसा कंटेंट है। तो एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस पार्टिकल्स, ज्यादातर गैसियस होते हैं उसमें। तो यहां पर जो एटमॉस्फेयर है इसमें भी हम लोग लिख रहे हैं कि गैसियस पार्टिकल्स जो होंगे along with liquid and solid। एक और रीजन यहां पर हमेशा हमें मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रायोस्फीयर। इस पर यूपीएससी एक बार सवाल बना चुकी है। क्रायोस्फीयर क्या होता है? हम बोलते हैं जहां पर भी तुम्हें सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर मिल जाए, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, ये कहां पर मिल रहा है भाई? आइस के फॉर्म में मिल रहा होगा। ये सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर अगर तुम्हें मिल जा रहा है, आइस है, स्नो है, हिमालयन ग्लेशियर्स हैं, लद्दाख है, पोलर आइस कैप्स, इन सब जगहों पर इसको हम क्रायोस्फीयर बोल सकते हैं। यहां पर
काफी लो टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। और हम बोलते हैं कि इन सब के बहुत ही शानदार एक्यूमुलेशन से, इन सब के मर्जर से हम लोग को एक बहुत बहुत स्पेशल सी चीज मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, बायो मतलब होता है लाइफ, मतलब एक ऐसा स्फीयर, एक ऐसा प्लेस जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। और इन सब के गिने चुने हिस्सों से हमें मिलता है वो। जैसे कि अगर हम इस चीज को ऐसे डिनोट कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, कि हमारे लिए मान लेते हैं कि ये लिथोस्फीयर है, और इसी तरीके से यहां पर हम मानते हैं ये हाइड्रोस्फीयर है। इसी प्रकार से हम मान लेते हैं हम ये वाला मान लेते हैं कि ये हमारे पास में चलो एटमॉस्फेयर है। और इनका जो कनेक्शन आया है ना तुम्हारे पास में, जो इनका कनेक्शन आया है ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोल देते हैं बायोस्फीयर। और इसी में एक हिस्सा आइस वाला जो हम बोल रहे हैं, वाटर का एक हिस्सा जो है वो सॉलिड होगा, तो वहां क्रायोस्फीयर का भी पार्ट आ जाएगा। तो मोटा मोटा हमारे पास में यही सब है। जैसे हमारे पास में ये है हाइड्रोस्फीयर, ये है हमारे पास में लिथोस्फीयर या फिर जियोस्फीयर, ये हमारे पास में है एटमॉस्फेयर। और इन सब के वो पिक्यूलियर जंक्शन जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। ऐसा भी नहीं है कि तुम 25 किलोमीटर ऊपर एटमॉस्फेयर में चले जाओ तुम्हें बहुत ज्यादा लाइफ मिलेगी। ऐसा भी नहीं है कि तुम पानी में 3 किलोमीटर नीचे चले जाओ तुम्हें बहुत ज्यादा लाइफ मिलेगी। ऐसा भी नहीं है कि तुम जमीन के 10 किलोमीटर नीचे चले जाओ तुम्हें बहुत लाइफ मिलेगी। लेकिन इन सब के पिक्यूलियर कॉम्बिनेशन से हमें मिलती है लाइफ, और हम जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर। हम वो ऐसा बोल सकते हैं कि पानी में कम से कम 600 मीटर नीचे से लेकर आसमान में 6 किलोमीटर ऊपर तक की ऊंचाई तक, ये जो रेंज है, यहां पर लाइफ सबसे ज्यादा मिलती है। बायोस्फीयर का ये एक बहुत प्रोमिनेंट पार्ट है। आई होप ये वाला पार्ट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर हमारे पास में ये आता है कि सन से निकलने वाली रेस कौन कौन सी हैं। देखो अगला टॉपिक जो है वो ऐसा बताता है कि भाई देखो, एक सन और सन से निकलने वाली जो रेज हैं वो हमारे पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट बन जाती हैं। जैसे कि ऐसा कुछ। और इसके अंदर स्टार्ट होता है हमारा रेडियो वेव से, फिर आता है हमारा माइक्रोवेव, फिर आता है हमारा इंफ्रारेड, और फिर आता है हमारा विजिबल लाइट, फिर आता है हमारा यूवी अल्ट्रावायलेट, फिर आता है हमारा एक्सरेस, और फिर आता है हमारे पास में गामा। तो हम यूं बोलना चाहते हैं कि भाई देखो, सन से जो निकलने वाली किरणें हैं उसमें ये सारी ही इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन जो हमारे अर्थ तक पहुंच पाती हैं वो हैं उनमें से ये तीन। ये तो हो गया एक बात। दूसरा, एक बात हमेशा याद रखना, हम लोगों ने शायद लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ा भी था, हीट ट्रांसफर को। हीट ट्रांसफर का एक जरिया होता है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। और रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ये बात क्लियर है। अब अगर हम हीट ट्रांसफर की बात करें तो तुम हमेशा याद रखना कि रेडिएशन उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा जितना गर्म वो ऑब्जेक्ट होगा। मतलब रेडिएशन कौन छोड़ता है, हम बोलते हैं कोई भी अगर हॉट ऑब्जेक्ट है तो इट विल रेडिएट फॉर श्योर। अब जिसका जितना ज्यादा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके पास में शॉर्ट वेव रेडिएशन होंगे। शॉर्ट वेव रेडिएशन का मतलब यह है कि हम इस सिचुएशन में जब जा रहे हैं तो हमारा वेवलेंथ छोटा होता जा रहा है। इस डायरेक्शन में जब भी हम जा रहे हैं तो हमारा जो वेवलेंथ है
वो कम हो रहा है, मतलब इधर शॉर्टर है और इधर लॉन्गर वेवलेंथ है। तो शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ, जब भी हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो शॉर्ट वेव रेडिएशन होगा, मतलब इस साइड का होगा, यूवी होगा, एक्सरेज होगा, गामा होगा, ऐसा कुछ। और अगर हमारे पास में टेम्परेचर अगर कम है तो वहां पर हमारा लॉन्ग वेव रेडिएशन होगा। अब इस बात को अगर हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के तौर पर समझे कि भाई देखो, एक तरफ हमारे पास में सन और दूसरे तरफ हमारे पास में है, मान लेते हैं अर्थ, ये हमारे लिए अर्थ है। अब जब भी सन का टेम्परेचर कितना है भाई? सन का टेम्परेचर है बेटा लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस अंदर सरफेस वाला, और इधर साइड में कई बार हमारे मिलियन डिग्री सेल्सियस भी हो जाते हैं कोरोना वाले साइड, मतलब बाहरी की साइड में। अब तुम सोचो, इससे इतना खतरनाक टेम्परेचर का अगर कोई भी वेव आ रहा होगा तो वो कैसा होगा भाई? वो बड़ा ही शॉर्ट वेवलेंथ होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो शॉर्ट वेवलेंथ तो हम ऐसे ऐसे बनाएंगे, ये अर्थ पर स्ट्राइक करेगा, और इसके मदद से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे ये अर्थ पर पड़ता है तो भाई अर्थ भी तो क्या एक सॉलिड है, सॉलिड चीज को जब भी धूप पड़ेगी, गर्मी होगी, तो ये भी तो हीट अप होने लगेगा। लेकिन क्या ये 6000 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा क्या? अरे नहीं भाई, कितना पहुंचेगा? मैं बोलता हूं चलो बहुत गर्म हो गया तो हो सकता है 70 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए, हो सकता है 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच, 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए। कहां 6000, कहां 40, 50, 60, 70, क्या है ये? तो इसका मतलब है कि यहां से डेफिनेटली 100% लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलेगा, है ना? ये तो बिल्कुल पक्का हो गया ना। ये हमारा कैसा होगा? दिस इज नोन एज लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये बात क्लियर हो पाई क्या? बिल्कुल सिंपल सी बात नहीं है कि जो गर्म ऑब्जेक्ट होगा भाई उससे शॉर्ट वेव आएगी, और जो थोड़ा ठंडा मतलब रिलेटिवली कम गर्म होगा उससे लॉन्ग वेव रेडिएशन आएगी। अब इस चीज से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और वो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के सामने होंगी। कभी ज्योग्राफी में हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। यहां पर एटमॉस्फेयर के रोल की बात की गई है कि एटमॉस्फेयर कैसे ग्रीन हाउस गैसेस और इन सबको कैप्चर करता है और वो इन सारे लेयर्स को मेंटेन रखता है। तो यहां पर अब सोचो कि ये जब एटमॉस्फेयर में जा रहा होगा तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे अलग अलग कॉम्पोजिशंस होते हैं। अगर हमसे यहां पर कोई पूछ ले कि भाई ठीक है, आप बताओ जरा एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन में सबसे पहले हमारा जो सबसे ज्यादा गैस है वो क्या है भाई? नाइट्रोजन। कितना है भाई? 78% है, या फिर और प्रिसाइज लिखें इसको 78.08% है। इसके बाद क्या आता है? हम बोलते हैं भाई इसके बाद आता है अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? हम लिखते हैं 20.95% है। ओवरऑल देखिए 21% के आसपास। फिर क्या आता है? हम बोलते हैं भाई इसके बाद आता है आर्गन। आर्गन जो है वो है कितना हो गया ये? इसको लिखते हैं 0.93% है। 8, 8, 16, 9, 9, 18, 19, ठीक है, आर्गन इतना है। इसके बाद जो है ये सारे के सारे हमारे फिक्स्ड गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर में कहीं पर भी चले जाएंगे इनका कंसंट्रेशन वैसे ही रहेगा। अब आगे इसके वेरिएबल गैसेस आते हैं, जैसे कि CO2। CO2 का कंसंट्रेशन होता है 0.03, 0.03। अब ये बढ़ के 0.4 हो गया है वैसे तो, 0.04%। और इसके बेसिस पर और भी आगे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, वी वुड गेट H2O वेपर एज वेल, जिसका कंसंट्रेशन है 0.00005%। तो ऐसे बड़े सारे एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन हमें मिलते हैं, बट दीज आर वेरिएबल गैसेस। वेरिएबल गैसेस हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे गैसेस भी हैं जिनके पास एक टेंडेंसी है हीट को एब्जॉर्ब कर लेने की। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन से होते हैं भाई? अभी के फिलहाल के नॉलेज के हिसाब से हम बता सकते हैं, तुम कार्बन डाइऑक्साइड पर फोकस करो। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है भाई?
पहले 0.03% था और अब के टाइम पर यह बढ़कर 0.0419% हो चुका है। तो चूंकि ये इतने लेवल पर ये बढ़ा है, इसी के वजह से मोर हीट इज ट्रैप्ड, और इसके वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे अर्थ का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो भी बढ़ गया है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ये बात क्लियर हो पाई क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके बाद तुम्हारे में और क्या दिया हुआ है, हाँ यहां पर अब कुछ हमारे पास में विंड्स भी दिए हुए हैं, सर्कुलेशंस, प्लैनेटरी विंड्स वगैरह टाइप की भी चीजें दी हुई हैं। आई होप कि ये सारी चीज तो ज्योग्राफी में तुम पढ़ोगे, बहुत डिटेल में पढ़ो, क्योंकि मैं खुद ही मैंने पढ़ाया हुआ है। क्लास 11th की ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर ऐसे आते हैं हमारे पास में। तो यूजुअली ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास में देखो विंड सिस्टम्स जो आते हैं, वो विंड सिस्टम कैसे होते हैं, अब समझना इस बात को। जो यहां पर विंड्स दिए गए हैं वो हमारे पास में कुछ प्लैनेटरी विंड्स होते हैं और कुछ हमारे पास में लोकल विंड्स होते हैं। जो प्लैनेटरी विंड्स होते हैं वो पूरे प्लैनेट्स पर चलते हैं और परमानेंट नेचर के होते हैं, लेकिन जो लोकल विंड्स होते हैं ये हमेशा टेम्पररी नेचर के होते हैं। तुमने अभी गर्मियों के दिनों में लू के बारे में सुना होगा, तो लू क्या है, एक वार्म विंड है, वार्म एंड ड्राई विंड। तो वार्म एंड ड्राई विंड, लू, ये टेम्पररी है, सिर्फ गर्मियों के टाइम पर आता है। कभी तुमने देखा ठंड में लू चल रही हो? नहीं भाई, गर्मियों में ही आते हैं ये, और इनका लोकेशन भी कुछ कुछ रीजन्स में ही होता है। ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी होते हैं। और कुछ प्लैनेटरी विंड्स जो होते हैं वो बिल्कुल परमानेंट और हमेशा यहां पर अर्थ के सरफेस पर फ्लो करते रहते हैं। अब जैसे कुछ टेम्पररी विंड्स में हम लोग कई बार जैसे सी ब्रीज या लैंड ब्रीज भी पढ़ते हैं। देखो, जो सी ब्रीज होगा वो सी टू लैंड ट्रेवल करता है, और जो लैंड ब्रीज होता है वो लैंड टू सी ट्रेवल करता है। और यूजुअली हम लोग इस बात को समझ लें जितना बढ़िया तरीके से, कि जहां से विंड चलती है वही नाम होता है हमेशा। हमेशा समझना, लैंड ब्रीज है तो लैंड से चलेगी, सी ब्रीज है तो सी से चलेगी। इन सभी के बाद में जो इस किताब में एक बहुत बढ़िया चीज दी गई है वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। इसमें बड़े सारे साइकिल्स हैं, जैसे कि एक तुम्हारा दिया हुआ है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल क्या है भाई? वाटर साइकिल की अगर हम बात करें तो बड़े आराम से हम ये बात समझ सकते हैं कि भाई देखो, अगर हम ना एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये अपना ओशन सरफेस है, यहां पर कुछ हमारे पास में आइस कैप्स वाले माउंटेन्स भी होंगे, इनसे कुछ नदियां भी निकल रही होंगी जो कि फ्लो होते होते इन समुद्र में मिल रही होंगी। इनमें से कई सारी नदियां नीचे ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज कर रही होंगी। हमारे पास में यहां पर होंगे हमारे सूरज चाचू, और हमारे पास में ऐसे बहुत सारे पेड़ वेड़ भी होंगे। अब देखो क्या क्या होगा जब भी ये सूरज की रोशनी इन सब जगहों पर पड़ेगी। क्या क्या चीजें होंगी? सबसे पहले यहां पर होगा इवोपोरेशन। इवोपोरेशन होगा भाई। उसके बाद इनसे
इन पौधों से निकल रहे होंगे ट्रांसपिरेशन, या फिर इवेपोट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं इसको। यहां से इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों होता है, उसको मिलाकर इवेपो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। देखो ट्रांसपिरेशन शब्द जो है वो सरफेस लीव्स के पत्तियों पर भी तो पानी होती है, उन पानियों का हवा में जाना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। फिर उसके बाद जो ये क्या बोलते हैं, ये जो बर्फ होंगे, ये बर्फ भी हवा में सीधे सीधे मिल रहे होंगे। यहां पर एक प्रोसेस चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। ये भी एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे वाटर वेपर्स को डायरेक्टली बर्फ से वेपर में। कुछ टाइम के बाद हम देख रहे होंगे कि यहां पर ऐसे ऐसे कुछ बादल वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। इस बादल के बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। और अगर सब कुछ संयोग बेहतरीन रहा तो भाई साहब इनसे बारिश की बूंदें और कुछ और भी फॉर्म्स आ सकती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो यही हो रहा है हर जगह से यहां। और अच्छा, यहां पर भी जो है ये इस पानी के बहने को हम लोग बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। यहां जो पानी नीचे की तरफ ट्रिकल डाउन हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लीचिंग। तो बड़े सारे प्रोसेस हैं, इन सभी प्रोसेस को एक साइकिल के फॉर्म में तुम देख सकते हो। इवोपरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन, सब्लिमेशन से पानी ऊपर गया, कंडेंसेशन हुआ, बारिश बचा, प्रेसिपिटेशन हुआ, कुछ सरफेस से बहा, कुछ जमीनी स्तर पर सोख लिया। यही है, क्या है, वाटर साइकिल है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज वाटर साइकिल। अब इस वाटर साइकिल के बियॉन्ड अगर हम चलते हैं तो देखो इसी तरीके से हमारे बहुत सारे कार्बन साइकिल्स होंगे। कार्बन साइकिल में देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन एमिट करते हैं। सिमिलरली जो हमारे पौधे होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। एक शॉर्ट टर्म कार्बन साइकिल हमारा हमेशा ही बन जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है। नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम बात करें तो देखो कई बार हमारे पास में अगर नाइट्रोजन साइकिल है तो हमारे पास में सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर में तो 78% के आसपास नाइट्रोजन है, लेकिन पेड़ पौधे उस नाइट्रोजन को लेके अपना ग्रोथ डायरेक्टली इंश्योर नहीं कर पाते। उनको क्या चाहिए, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स चाहिए होता है। तो इसीलिए सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ना, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमें अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर इसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है और इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है और ये प्लांट टेकअप करता है। तो जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को यहां पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज लगाने पड़ते हैं। सिमिलरली इनको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लगाना पड़ता है। और कई बार ये सारे के सारे नाइट्रेट्स जो होते हैं ये सब प्लांट टेकअप कर भी नहीं पाता है। कई बार तो ये नाइट्रेट्स वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसके लिए भी हमारे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब इसी तरीके से इन्हीं प्रोसेस को भी हम नाम दे देते हैं, जैसे कि इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। सिंपल है ना। तो इनमें से कुछ प्लांट अपटेक कर लेती है, कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में वापस से बदल जाता है। यहां पर अब मोटा मोटा मुझे लगता है कि यही सारी चीजें इस किताब में दी हुई हैं तुम्हारे लिए। तो हमने इस किताब के मोटे मोटे चीजों को पढ़ने की कोशिश की। बहुत सारी चीजें जो ज्योग्राफी के कोर है, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी दिया हुआ इस किताब में, बट आई एम वेरी श्योर कि हम 9th क्लास में पहुंच गए, तुम क्लास 6-7 में ही एनसीईआरटी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो इसीलिए उनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, जानबूझ के नहीं किया है। बट
जस्ट बिकॉज यू ऑल नो दीज थिंग्स। तो यही था इस पूरे एनसीईआरटी में, ज्यादा कुछ है नहीं। 9th क्लास के एनसीईआरटी, शायद 10th में और भी कम चीजें रहें, क्योंकि जैसे जैसे हमारे नीट वाली प्रिपरेशन या फिर जेई वाली प्रिपरेशन बढ़ती जाएगी, यूपीएससी की प्रिपरेशन कम होगी। तो जितना ज्यादा वहां पर टेक्निकलिटी बढ़ेगा, मतलब कि न्यूमेरिकल्स बढ़ेंगे, हमारा साइंस वाला मुद्दा कम होता जाएगा और हम उतना ही कम पढ़ेंगे। तो आज के इस चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। आपको बहुत ही जल्द क्लास 10th की एनसीईआरटी के साथ मिलता हूं। थैंक यू सो मच।